नमस्कार, स्वागत है आपका समाचारों में। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य सरकार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी। गुजरात की जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के येलो अलर्ट और महाराष्ट्र व गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बरसे बादल, लेकिन दिल्ली को उमस भरी गर्मी से नहीं मिल रही राहत। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की जताई है संभावना। यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। लोगों को रेडियो के महत्व से अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। स्पेन में मध्यावधि आम चुनाव के लिए मतदान आज। जनमत सर्वेक्षण में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज खेलेगी कोरिया ओपन का फाइनल मुकाबला। इस खिताबी भिड़ंत में भारतीय जोड़ी की टक्कर इंडोनेशियाई जोड़ी से होगी। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। विजय रथ पर सवार यश ढुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया प्रतियोगिता में एक बार दे चुकी है पाकिस्तान को मात। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुड़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है। पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का मादा भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। सवाल किए जा रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध एक ही किस्म के अपराधों पर कहीं चुप्पी तो कहीं बवाल क्यों है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अजीब विडंबना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने ही एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान की घटनाओं पर गांधी परिवार की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं, जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के मंत्री की बर्खास्तगी पर सवाल करते हुए अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई सुनना ही नहीं चाहती। जबकि भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान जो वीरों की धरती है, वहाँ इस तरह के अपराध, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया था। गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला सुरक्षा और उनके खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके कुछ ही घंटे बाद उन पर कार्रवाई की गई। गुढ़ा ने कहा कि वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहेंगे। वहीं राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुढ़ा के सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी बर्खास्तगी को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर तख्तियां लहराई। गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा सच्चाई ये है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। राज्य में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मणिपुर वायरल वीडियो मामले पर पिछले 2 दिनों से संसद न चलने देने वाले विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस की नीयत और नीति पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब वो अपने ही राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ चुप्पी साध लेती है बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा भी देती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इन राज्यों को लेकर ना तो विपक्ष का हंगामा और ना ही पीड़ितों को न्याय दिलाने का कोई ठोस कदम। यानी विपक्ष के लिए अपराध की परिभाषा भी राज्यों के बदलते ही बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहद दुर्भाग्यवश। और आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं मौसम की। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। जहां तक सड़क और यातायात का सवाल है, मुंबई में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। और गुजरात में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में 24 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। यमुना का जलस्तर 205.81 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के पुराने लोहे के पुल पर यमुना के पानी का बहाव एक बार फिर तेज हो गया है। तो यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर। तो वहीं राजधानी दिल्ली में धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर हुई। कल मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।
वहीं नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने कुछ घरों को खाली कराया है। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। एनडीआरएफ द्वारा राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों में भी उनकी संख्या में भी कमी आई है। हालांकि अभी धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य के 4 जिले अभी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और भारतीय रेलवे ने सामान्य टिकट पर यात्रा कर रहे लोगों को राहत देते हुए सामान्य बोगियों के सामने बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। ये भोजन IRCTC से जन आहार नाम से ये उपलब्ध होगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नागपुर, पुणे, मनमाड, खंडवा, भूसावल, सोलापुर, शिरडी, कुर्दुवाड़ी और कलबुर्गी स्टेशन पर यह सेवा शुरू की जा चुकी है, जबकि अन्य स्टेशनों को चिन्हित किया जा रहा है। जो जनरल कोचेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पे, तो वहाँ पे हमने स्टॉल्स खोले हैं। जो हमारे जनता खाना, जन आहार और रिफ्रेशमेंट रूम्स है, IRCTC जो चलाते हैं, उनके जो वेंडर्स हैं वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म के दोनों छोर में, इंजन के पास वाला कोच और जो आखिरी का डब्बा रहता है गार्ड के पास वाला कोच, दोनों कोचेस में वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल खोला है, टेबल कुर्सी वाला लेके। और वहाँ पे 2 टाइप के हमने खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक 20 रुपए का खाना और एक 50 रुपए का खाना। और भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत INS कृपाण को शनिवार को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि वियतनाम पीपल्स नेवी को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल युद्धपोत का हस्तांतरण समान विचारधारा वाले भागीदारों की उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि वियतनाम पीपल्स नेवी को INS कृपाण का हस्तांतरण भारत के G20 दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप है। INS कृपाण स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल से लैस पोत है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वियतनाम नौसेना INS कृपाण को अपनी राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान देने और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी विशाल क्षमता का उपयोग करेंगे। खेती किसानी के लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और यहां सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अंचल से देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के किसान खेती के लिए पानी नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं, पर कुछ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के चलते पानी की समस्या रहती थी। पर अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना का लाभ उठाते हुए किसान फसलों में अच्छा उत्पादन करने लगे हैं। अमृत सरोवर योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 7 ब्लॉक में 101 अमृत सरोवर तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 80 तालाब बन चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसानों इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फ़ायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो इससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के CEO
सोजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के माध्यम से 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है, जो जिले की बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी अनेकों योजनाओं में से एक अमृत सरोवर योजना ने नर्मदापुरम जिले के किसानों की तकदीर बदलने में बड़ा योगदान दिया है। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के ऊना जिले में 90,000 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी 90,000 से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस राशि का उनके कृषि कारोबार में काफी सहयोग रहता है। जहां सामान्य रूप से ये राशि किसान नए उपकरण और बीज खरीदने में उपयोग करते हैं, वहीं कठिन परिस्थितियों में ये राशि उन्हें कृषि से जुड़े कार्यों में मददगार साबित होती है। मैं छोटा सा किसान हूँ, मेरे गांव में मेरी छोटी सी खेती है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान निधि चलाई हुई है, उससे हमें बहुत सी मदद मिलती है। किसाना वास्ते खाद भी है, बीजा वास्ते, और कोई ढेर पाना कुछ भी रूड़ी पानी है, उहदे वास्ते हर रंग वास्ते फायदा। किसानों को हर तरीके का ही फायदा। जो चलाई योजना बहुत वधिया चलाई है। मोदी दी सम्मान निधि जो 6,000 रुपया सानू साल दा मिलदा, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੂਜ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोदी साहब ਦਾ 2,000 रुपया ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ गरीब लोगों ਨੂੰ बहुत बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं को केंद्र सरकार का अमूल्य उपहार है। इस योजना का ही परिणाम है कि कठिन परिस्थितियों में भी किसान साल भर खेती करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करें स्पेन की, तो स्पेन में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का मुकाबला रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के बीच होगा। अंतिम जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को सबसे आगे दिखाया गया है, लेकिन किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लेकिन रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो बहुमत हासिल किया जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा किया। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव और यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बिल लागू होने से सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों का आरोप है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र
खतरे में आ जाएगा। ग्रीस के जंगलों का आग का कहर जारी है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटे हुए हैं। बढ़ते तापमान के कारण आग का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल ग्रीस सरकार पीड़ित परिवारों को राहत मुहैया कराने के कार्यों में जुटी हुई है। और कनाडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश से सड़कों, पुलों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कहा कि 2 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचावकर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने प्रांत के सबसे बड़े शहर हैलिफैक्स और 4 अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। और खेल की खबरों में बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। इस खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी जोड़ी को 21-15, 24-22 से हराया था। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी BWF वर्ल्ड टूर में स्विस और इंडोनेशिया ओपन खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। ये उनका साल का 3रा फाइनल भी है। भारत ए टीम इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ए से हाई वोल्टेज फाइनल में भिड़ेगी। यश ढुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से पराजित किया था। वहीं सेमीफाइनल में भारत ने 211 रन का बचाव करते हुए बांग्लादेश को 51 रन से पराजित किया था। श्रीलंका में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। यश ढुल की इस टीम ने अभी तक खेले गए सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वहीं पाकिस्तान ए की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर चुके हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला का तीसरा दिन खेल बारिश से बाधित रहा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 229 रन बना लिए। फिलहाल एले कथानाजे और जेसन होल्डर क्रीज पर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत से 209 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए थे। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। शनिवार को टेस्ट का चौथे दिन का खेल बारिश से बाधित रहा। पहला सत्र और आखिरी सत्र बारिश की वजह से धुल जाने के कारण अब मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट गंवाकर 214 रन बना लिए हैं। वहीं उसने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड ने 592 रन बनाए थे। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू अभी भी इंग्लैंड से 61 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन ने शतकीय पारी खेली। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।